Assalamu alaikum everyone and hope you all are doing well. In today's lecture, we will attempt ACCA past paper question. So we have Dario September और December 2023 attempt question जो कि मेनली क्वेश्चन नंबर 2 होता है आपके SBR के एग्जाम के अंदर. अच्छा आप देखें, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसको अपने जहन में बिठाना है, क्योंकि जो पूरा सिनेरियो चल रहा होगा उसमें कहीं ना कहीं उस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का कोई ना कोई लिंक बन सकता है. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उसको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें और उसको अपने जहन में बिठाएं. तो आइए रीड करते हैं इसको. Dario company is a pharmaceutical company. Okay. The financial year end of Dario company is 31st December 2007. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर एंड हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसको अपने जहन में रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर एंड की ही मिक्सअप करके एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर देते हैं. तो उस ब्लंडर से बचने के लिए हमें फाइनेंशियल ईयर एंड को ध्यान से पढ़ना है, उसको अंडरलाइन भी करना है. ठीक है, 31st दिसंबर 2007. हमारे पास फॉलोइंग एग्जिबिट्स अवेलेबल बिलो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द क्वेश्चन. ठीक है, एग्जिबिट 1 है एथिकल कंसिडरेशन से रिलेटेड, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है एथिकल इश्यूज सराउंडिंग दी डेरियो कंपनी. ओके. और एग्जिबिट 2 है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, डिस्क्राइब दी पोटेंशियल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स इन डेरियो कंपनी. ठीक है, यानी कि एग्जिबिट 1 में हमारे पास एथिकल इश्यूज या एथिकल कंसिडरेशन जो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और एग्जिबिट 2 में ऑपरेटिंग सेगमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइडेड है. अब हम जंप नहीं करेंगे एग्जिबिट की तरफ, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है, ताकि रिक्वायरमेंट से क्या हो, रिक्वायरमेंट जब हम पढ़ लेंगे ना तो हमारी बेसिकली एक डायरेक्शन सेट हो जाएगी, और फिर जब हम एग्जिबिट को या केस को पढ़ रहे होंगे तो होगा ये कि हम उस डायरेक्शन के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन को पिक करते जाएंगे, हाईलाइट करते जाएंगे और उसको इफेक्टिवली रीड करेंगे. तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं. हमारे पास रिक्वायरमेंट है, कहता है यूजिंग द एग्जिबिट 1. ठीक है, डिस्कस द एथिकल इश्यूज कॉज्ड बाय द करंट बिजनेस सिचुएशंस. ओके, उसने एथिकल इश्यूज हमसे पूछे हैं कि जो कि करंट बिजनेस सिचुएशन की वजह से अराइज होंगे. ओके. अच्छा, साथ में कह रहा है प्रोफेशनल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड इन पार्ट ए फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेलेवेंट एथिकल प्रिंसिपल एंड द एप्लीकेशन ऑफ दीज टू द सिनेरियो. तो देखें यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपने एक तो रिक्वायरमेंट है जिसमें बोल रहा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एथिकल इश्यूज बताने हैं, और साथ में वो कह रहा है कि अगर आप उन एथिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, एथिकल प्रिंसिपल जो कि हिट हो रहा है, और साथ में उसकी एप्लीकेशन करते हैं सिनेरियो के साथ, यानी कि अगर वो एथिकल प्रिंसिपल हिट हो रहा है बिजनेस सिचुएशन की वजह से तो वो किस तरह से हिट हो रहा है आपको उसको लिंक करके बताना है, तो उसके आपको एडिशनल 2 मार्क्स मिलेंगे, दैट दोज आर प्रोफेशनल मार्क्स. ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने किस तरह से इस 10 मार्क्स के लिए आंसर को प्रिपेयर करना है, और साथ में इन 2 मार्क्स को भी अवेल करने के लिए हमें आंसर में क्या टेक्निक अपनानी होगी. पार्ट बी हमसे क्या कहता है, पार्ट बी कहता है एक्सप्लेन इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट वेदर डिवीजन A, B, C and D should be treated as a separate reportable segment. Your explanation should cover the definition of an operating segment, the aggregation of the operating segment, the identification of the reportable segment. ठीक है, तो इसने आपको बेसिकली बता दिया है कि आपने जो आंसर अपना देना है बेसिकली इस बाउंड्री के अंदर रहकर देना है. आपने सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट के हिसाब से आपने पहले डेफिनेशन बतानी है, उसके हिसाब से इवेल्युएट करना है सिनेरियो को, देन एग्रीगेशन क्राइटेरिया बताकर एग्रीगेशन क्राइटेरिया को अप्लाई करना है और सिचुएशन को इवेल्युएट करना है. देन फिर आपने आइडेंटिफाई करना है रिपोर्टेबल सेगमेंट को और उसकी डेफिनेशन या उसके जो रूल्स है IFRS 8 में गिवन, उसके हिसाब से आपने अप्लाई करके उन रूल्स को रिपोर्टेबल सेगमेंट आपने आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं. ये आपका बेसिकली कुल मिलाकर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. 10 मार्क्स फॉर एथिकल कंसिडरेशन, 2 प्रोफेशनल मार्क्स एंड 8 मार्क्स फॉर IFRS 8 यानी अकाउंटिंग. तो आपका जो एथिक्स का सवाल आएगा मेनली वो इसी तरह से आता है कि जिसमें आपके पास साथ साथ अकाउंटिंग का एक इशू होता है और दूसरा एथिकल इशू होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों आपस में मर्ज्ड होते हैं. एंड देन यू हैव टू recommend or suggest the course of action which an accountant should apply in order to avoid the ethical dilemma and resolve the problem, and in order to present the true and fair view in the financial statement. रीड करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले हमारे पास एग्जिबिट 1 था, एग्जिबिट 1 दैट इज एथिकल कंसिडरेशन.
रीड करें, द फाइनेंस डायरेक्टर एफडी ऑफ डेरियो कंपनी इज नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय। ओके, देखिए ये जो बात है ये बेसिकली हम जो इंट्रोडक्शन के लेक्चर में पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि ये बेसिकली एक थ्रेट बन सकता है। तो मैं जो भी थ्रेट होंगे उनको रेड से हाईलाइट करूंगा। तो ये परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, क्या होना चाहिए इसको डिस्कस करेंगे, जब तक आप भी साथ साथ अपने माइंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि इससे क्या थ्रेट हो सकता है। बट इज पेड ऑन अ कंसल्टेंसी बेसिस, ही इज करेंटली ऑन अ 6 month कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी तो एक्सपायर भी होगा, तो रिन्यू भी करवाना है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज अ पर्सनल फ्रेंड के ऑफ एफडी and she recommended him to the board of Dario company. The FD and the CEO are both ACCA member. ठीक है, यानी दोनों के ऊपर कोड ऑफ कॉन्डक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स ऑफ ACCA अप्लाई होता है। ठीक है, Dario company currently has a cash flow problem and the CEO has asked the FD if he is prepared to reduce his current fee by 50%. ठीक है, अब देखिए मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, साथ साथ चीजों को हाईलाइट करता जा रहा हूँ। डिस्कस मैं आपके साथ पूरा क्वेश्चन पूरा सिनेरियो रीड करने के बाद करूंगा, लेकिन साथ साथ मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी अटेंटिवली मेरे साथ इसको रीड करें, उसको सोचें और जो इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने जो भी बातें सीखी थी उनको साथ साथ अप्लाई करें और कोशिश करें कि आप भी आइडेंटिफाई करें कि क्या यहाँ पर कोई थ्रेट्स हैं, क्या यहाँ पर कोई ऐसे थ्रेट्स है जिसकी वजह से हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर रिस्क आ रहा है कि वो ब्रीच हो सकते हैं या वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। ठीक है, मैं हाईलाइट तो करता जा रहा हूँ साथ। The FD contract is due for renewal in the next month. Okay. The CEO has recently spoken to FD and stated that his contract is more likely to be renewed if he is prepared to take a fee reduction. Okay. तो देखें इस बात को इसने यहाँ पर कनेक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट जो है more likely to be renewed if fee reduction. She has also said that if he needs support, then as a friend she will help. ठीक है, तो यहाँ पर the FD is upset by the fee request and has no other director has taken a cut in their salary. He is currently undertaking a going concern review of Dario company, but has decided not to complete his report until he has considered his position with Dario company. क्या कह रहा है? कह रहा है कि FD जो है फाइनेंस डायरेक्टर बेसिकली अब अपसेट है कि उसे फी रिडक्शन का कहा जा रहा है, जबकि दूसरे किसी डायरेक्टर से ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, ना उससे कोई ऐसी चीज एक्सपेक्ट की जा रही है। अच्छा, तो इसकी वजह से जो फाइनेंस डायरेक्टर है वो अपसेट है। ठीक है, और जो है वो एक गोइंग कंसर्न रिव्यू कर रहा है कंपनी का, जो कि कंपनी ने हमेशा अपने फाइनेंशियल ईयर एंड पे करना होता है। बट हैज डिसाइडेड नॉट टू कंप्लीट, वो लेकिन उसने डिसाइड किया है कि वो जो रिव्यू है उसको कंप्लीट नहीं करेगा अनलेस कि वो ये ना सोच ले कि उसने कंपनी में रहना भी है या कंपनी में कंटिन्यू करना भी है, क्योंकि उसे फी रिडक्शन का कहा गया है। तो अब वो सोच रहा है कि अगर मैंने नहीं रहना तो फिर मैं ये काम नहीं करूंगा, अगर मुझे रहना है तभी मैं ये काम करूंगा। ठीक है, बट मैं अभी तक डिसाइडेड नॉट टू कंप्लीट दिस वर्क। The FD's finding will also form a part of submission to the government for funding and will be shared with the external auditors. क्या कह रहा है, बोल रहा है कि जो गोइंग कंसर्न रिव्यू करेगा उसकी जो फाइंडिंग होगी, यानी जिसका जो भी असेसमेंट आएगी, वैल्यूएशन होगी, वो बेसिकली गवर्नमेंट को सबमिट की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ फंडिंग, यानी कि फंड रेजिंग हो रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सबमिशन हो रहा है फंडिंग के लिए। साथ में एक्सटर्नल ऑडिटर्स के पास भी जाएगी कि जिसकी बेस के ऊपर एक्सटर्नल ऑडिटर्स अपने प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे और फिर ऑडिट रिपोर्ट इशू होगी। He knows that the current cash flow position would indicate that the company is not a going concern. FD को मालूम है कि करंट कैश फ्लो पोजीशन ऐसी है कंपनी की जिसकी वजह से कंपनी जो है वो गोइंग कंसर्न नहीं है, और इसी की वजह से तो उसको फी रिडक्शन का भी बोला जा रहा है। तो ऊपर भी बात आ गई थी that if he submit his report there would be no government funding. ठीक है, यानी कि अगर उसने ये रिपोर्ट जिस तरह की बननी चाहिए, यानी कि जो ट्रूथ अफेयर्स हैं कंपनी के कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, तो अगर ऐसी रिपोर्ट वो देता है तो गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं मिलेगी। There is also the possibility that the financial statement would receive a qualified audit report. Okay, कि हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी क्वालिफाइड रिपोर्ट है। इज कंसिडरिंग ओवरस्टेटिंग द फ्यूचर पोटेंशियल रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है आगे, इन एडिशन मेनी ऑफ द अकाउंटिंग स्टाफ्स आर रिमोट। अच्छा, अब यहाँ से एक दूसरी कहानी स्टार्ट हो रही है, इसको हम रीड करते हैं।
In addition, many of the accounting staff are remote employees, meaning that they are now working at home rather than working in the office. Okay. The FD is worried about the possibility of the data theft. फाइनेंस डायरेक्टर को फिक्र है कि भाई जो वो लोग घर से काम कर रहे हैं, रिमोटली काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेटा थेफ्ट के चांसेस हैं. Unfortunately, he does not have the skill, nor does the Dario company have the capacity to undertake a widespread investigation into the issue. Given the current request to reduce his fee and the cash flow situation, he also does not have the incentive to deal with the potential data theft or inform the board to enable them to address any potential problem. However, he has asked the Information Technology Department to add productivity monitoring software to all the remote employees' computer without their permission or knowledge, and any employee who spent time on non-business website will be immediately disciplined. क्या कह रहा है? कहता है कि अब हुआ क्या है कि इशू तो है, क्या इशू है कि भाई जो है आज ज्यादातर स्टाफ जो है वो रिमोटली काम कर रहे हैं और एफडी को ये फिक्र है कि पॉसिबल है कि डाटा थेफ्ट अकर हो सकता है. ठीक है, लेकिन ना एफडी के पास स्किल्स हैं, ना डेरियो कंपनी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इस चीज को कंट्रोल कर सके, या उसके ऊपर उन्होंने कोई इंटरनल कंट्रोल उसके ऊपर प्लेस ही नहीं किया. अब बोल रहा है कि जब चूंकि मुझे रिक्वेस्ट की गई है कि भाई आप अपनी पे रिड्यूस करें, तो और जो है कैश फ्लो की जो हालात हैं उसकी वजह से फाइनेंस डायरेक्टर का कोई इरादा नहीं है या कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो डील करे इस मैटर से और वो देखे कि भाई पोटेंशियल डेटा थेफ्ट की क्या पॉसिबिलिटीज है, उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, या वो बोर्ड को भी इन्फॉर्म करे. ठीक है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ना वो उसके ऊपर कोई इम्प्रूवमेंट करना चाह रहा है, ना यहाँ तक कि वो कह रहा है कि मुझे बोर्ड को भी इन्फॉर्म करने का कोई इरादा नहीं है. अच्छा, लेकिन उसने क्या किया है कि उसने आईटी डिपार्टमेंट को कहा है कि आप एक प्रोडक्टिविटी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर यानी कि कंट्रोल लगाएं एम्प्लॉयज के लैपटॉप्स में, उनके सिस्टम्स में, ताकि हमें पता लगे कि एम्प्लॉयज जो है ना वो क्या काम कर रहे हैं, अपना टाइम कहाँ पर स्पेंड करते हैं बीइंग ऑन द सिस्टम. ठीक है, लेकिन ये जो काम उन्होंने किया है विदाउट परमिशन किया है एम्प्लॉयज के. ठीक है, तो अब अगर मैं ये पूरा सिनेरियो हम पढ़ चुके हैं, अब इस सिनेरियो को हम डिस्कस करते हैं, देन हम देखेंगे कि हमें इसका आंसर किस तरह से ड्राफ्ट करना है जिससे हमें हमारा आंसर एक प्रॉपरली ड्राफ्टेड हो, स्ट्रक्चर्ड हो और तीसरी चीज कंप्लीट हो, ताकि उससे ये हो कि हमारे जो 10 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है उसमें भी हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें और साथ ही साथ जो हमारे प्रोफेशनल मार्क्स है 2 मार्क्स उसको भी हम स्कोर कर सके, उसको भी हम अवेल कर सके, क्योंकि बिकॉज इन एग्जाम एवरी सिंगल मार्क इज इंपॉर्टेंट. इसको डिस्कस करते हैं. पहले तो मुझे बताएं, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफडी जो है परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है. अब जब वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है और 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है तो उसके ऊपर एक प्रेशर तो हमेशा रहेगा कि उसकी जॉब सिक्योरिटी तो कोई नहीं है, यानी कि उसने ऐसे रिजल्ट शो करने हैं, ऐसी परफॉर्मेंस देनी है कि उसकी एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड किया जाए, उसको एम्प्लॉय रखा जाए. और साथ साथ वो जो है वो एक, तो यहाँ पर उसके ऊपर एक मैं ये कह दूं कि सेल्फ इंटरेस्ट, एफडी के ऊपर सेल्फ इंटरेस्ट रेट है. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है और वो चाहेगा कि उसकी एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू रहे. साथ साथ वो कह रहा है कि सीईओ का वो दोस्त भी है. तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि फैमिलियरिटी थ्रेट भी एग्जिस्ट करेगा? क्यों? क्योंकि अब अगर कोई भी जजमेंट एफडी लेता है, जिस तरह से एफडी अगर गोइंग कंसर्न की असेसमेंट कर रहा है और उसके हिसाब से गोइंग कंसर्न नहीं है कंपनी, तो हो सकता है कि सीईओ उसकी, चूंकि वो दोस्त है, तो वो उसको प्रेशराइज कर सकती है कि आप जो है गोइंग कंसर्न रिव्यू में कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न स्टेट करें, एवेल्युएट करें. ठीक है, तो वो एक फैमिलियरिटी थ्रेट यहाँ पर आ सकता है और जिसकी वजह से, इन दोनों की वजह से क्या हो सकता है कि फाइनेंस डायरेक्टर की ऑब्जेक्टिविटी और इंटेग्रिटी इम्पेयर हो सकती है. ऑब्जेक्टिविटी किस तरह से? क्योंकि उन्होंने वहां पर अजम्पशंस लेनी है, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को एक्सरसाइज करना है और ये देखना है कि कंपनी जो है वो गोइंग कंसर्न है या नहीं है. ठीक है, और इंटेग्रिटी किस तरह से कि उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर देनी है, जिस रिपोर्ट में वो अपनी फाइंडिंग्स लिखेंगे, तो उन फाइंडिंग्स को उन्होंने जो है वो ऑनेस्टली, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ट्रूथफुल वे में प्रेजेंट करना है. नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हमने कहा था कि सीईओ को जो है वो फाइनेंस डायरेक्टर को सीईओ ने रिक्वेस्ट की है कि वो 50% अपनी फी कम कर ले. ठीक है, और नेक्स्ट मंथ में वो कह रहा है कि आपकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यूअल होना है उसका. तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेसिकली फाइनेंस डायरेक्टर को एक तरह से इंटिमिडेट किया जा रहा है कि आप अपनी फी रिड्यूस कर लें
और आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल भी आ रहा है। अगर आप फी रिड्यूस नहीं करेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि हम आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करें। और इसमें आगे लिखा हुआ भी है द कॉन्ट्रैक्ट इज मोर लाइकली टू बी रिन्यूड इफ ही टेक अ फी रिडक्शन, यानी कि बाकायदा जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस तरह इंटिमिडेट किया जाता है कि अगर आप फला काम कर लें या फला एक्ट परफॉर्म कर लें या इस काम से दूर रह जाएं तो आपका फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा या आपको कोई इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ पर इंटिमिडेशन थ्रेट आ रहा है किसको? अगेन ऑब्जेक्टिविटी पर। नेक्स्ट हमारे पास है एफडी इज अपसेट। अच्छा, अब जाहिर सी बात है जब वो अपसेट होगा, ठीक है, तो हो सकता है कि वो कोई इस तरह का डिसीजन ले जो कि सही ना हो। आगे पढ़ते हैं क्या। वो अपसेट है क्योंकि उसको कहा है कि आप अपनी सैलरी कम करें, जबकि दूसरे डायरेक्टर्स को ऐसा कुछ भी नहीं कहा है करंटली। और एफडी जो है वो गोइंग कंसर्न रिव्यू कर रहा है और उसने ये डिसाइड किया है कि वो गोइंग कंसर्न रिव्यू को कंप्लीट नहीं करेगा जब तक कि वो ये फैसला ना कर ले कि उसने कंपनी में रुकना है या नहीं रुकना, अपनी फी रिड्यूस करनी है कि नहीं। तो अब देखें यहाँ पर क्या इशू आ रहा है कि एफडी चूंकि यहाँ पर अब देखें, एक चीज तो ये है कि ये जो अगर देर करेगा और अपना जो गोइंग कंसर्न रिव्यू है वो जितना देर से देगा उतना देर से बोर्ड को पता लगेगा कि कंपनी में क्या इशू चल रहा है, कंपनी में गोइंग कंसर्न का इशू है। तो यहाँ पर बेसिकली एफडी जो है अपने इंसेंटिव की वजह से, अपनी जो फी है उसकी वजह से एक चीज कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, दैट इज प्रोफेशनल ड्यू केयर। प्रोफेशनल ड्यू केयर का जो आपका प्रिंसिपल है वहां पर, क्योंकि एफडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एज सून एज पॉसिबल उसे जो सर्कमस्टेंसेस या जो इश्यूज पता है वो डायरेक्टर्स को यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताए ताकि वो उसको रिजॉल्व कर सके और करेक्टिव मेजर्स ले सके। ठीक है, तो यहाँ पर एफडी चूंकि इसको डिले कर रहा है, रीजन बिंग उसको अभी तक क्लियर नहीं है कि वो कंपनी में रुकता है या नहीं रुकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द फाइंडिंग्स विल आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सबमिशन टू द गवर्नमेंट फॉर फंडिंग एंड विल बी शेयर्ड टू द एक्सटर्नल ऑडिटर्स। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो फाइंडिंग्स होंगी वो गवर्नमेंट को भी शेयर की जाएगी फंडिंग्स के लिए भी और एक्सटर्नल ऑडिटर्स को भी दी जाएंगी। तो यहाँ पर अब देखें, एक यहाँ पर एक प्रेशर आ रहा है आपके पास, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी आ रहा है कि आपको चूंकि कंपनी के लिए फंडिंग्स चाहिए, फर्दर आपको ऑडिटर्स के सामने भी अपनी कंपनी को गोइंग कंसर्न प्रेजेंट करना है, अदरवाइज वो क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करेंगे जो कि आगे लिखा हुआ भी है। He knows that the current cash flow position would indicate that the company is not a going concern and that if we submit his report there would be no government funding। तो गवर्नमेंट फंडिंग लेनी है तो इसका मतलब कंपनी को गोइंग कंसर्न उसको शो करना पड़ेगा और हो सकता है कि वो इसकी वजह से अपनी जजमेंट को सही से एक्सरसाइज ना करे और अगेन अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज करे और कंपनी को गोइंग कंसर्न शो कर दे, तो उसकी इंटेग्रिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, फर्दर ये बात जब हमने देखी कि भाई आपको क्या हो रहा है कि ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी गवर्नमेंट और ऑडिटर्स को। तो बेसिकली एफडी का जो काम है वो एफडी बेसिकली कंपनी को प्रेजेंट कर रहा होगा इन फ्रंट ऑफ द थर्ड पार्टी, तो कंपनी का एडवोकेट बन जाएगा, कंपनी का एजेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर एक और थ्रेट अराइज होता है, दैट इज द एडवोकेसी थ्रेट, और ये एडवोकेसी थ्रेट होगा ऑन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द फाइनेंस डायरेक्टर। ठीक है, हो सकता है कि वो कंपनी की पोजीशन को इस तरह प्रेजेंट करे और इस तरह डिफेंड करने लग जाए कि वो जो है अपना ऑब्जेक्टिविटी को इम्पेयर कर दे और जो एक करेक्ट एक्सरसाइज होती है प्रोफेशनल जजमेंट की कि जिस तरह चीजें हैं उनको उसी तरह से देखा जाए और एक न्यूट्रल अजम्पशंस ली जाए। हो सकता है कि वो ना ले क्योंकि वो कंपनी का ही एम्प्लॉय और कंपनी को ही प्रेजेंट कर रहा है, तो देयर इज अ चांस कि वो कंपनी को अच्छा करके प्रेजेंट करे, कंपनी की बहुत ज्यादा एडवोकेसी करे, तो वहां पर उसकी ऑब्जेक्टिविटी इम्पेयर हो जाएगी। नेक्स्ट वहां पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट कहता है कि स्टाफ रिमोट काम कर रहा है और स्टाफ के पास जो है वो जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम, एक कंसर्न है कि भाई डाटा थेफ्ट हो सकता है। तो पहली तो बात ये है कि जो डाटा थेफ्ट का जो कंसर्न है ये तो जब आपने रिमोट काम करने के लिए स्टाफ को भेजा तभी आपको शुरू में देखना चाहिए था, आपको उसके ऊपर कंट्रोल लगाने चाहिए थे, असेस करना चाहिए था कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, किस तरह से आपको डाटा की इंटेग्रिटी, डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। तो एक तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि कॉम्पिटेंस, अगेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का जो प्रिंसिपल है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि जब आपने स्टाफ को रिमोट काम करने की इजाजत दी है तो फिर आपको उससे पहले ये सारे मेजर्स को देखना चाहिए था। तो हम यहाँ लिख देते हैं
हम ये लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इसको बर्ड आई व्यू आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, फिर इसके बाद हम इसकी ड्राफ्टिंग भी करेंगे। तो हम लिखेंगे, तो उसके बाद और साथ साथ उसने ये भी कहा है कि एफडी के पास इसकी स्किल्स भी नहीं है, तो अब यहाँ पर और कंपनी के पास कैपेसिटी भी नहीं है, तो या तो अगर एफडी के पास स्किल्स नहीं है देन ही नीड्स टू अंडरटेक द ट्रेनिंग, अदरवाइज ही नीड्स टू अपॉइंट द स्टाफ जिनके पास वो ट्रेनिंग हो और वो उस तरह से कंट्रोल को प्लेस कर सके, मेजर्स लगा सके। लेकिन साथ साथ उसने क्या कहा है कि भाई और दूसरा उसकी क्योंकि फीस कम की गई है तो उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि वो उसके ऊपर काम करे या बोर्ड को बताए, तो अगेन ये जो है वो उसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज को रिपोर्ट करे, और वो चूंकि इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा तो अगेन यहाँ पर हम कहेंगे कि इसकी इंटेग्रिटी एंड इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है कि वो उसको जो बात है जिस तरह से बोर्ड को नहीं बता रहा। लेकिन साथ साथ इसने एक और काम किया है कि इसने क्या किया है कि एम्प्लॉयज के सॉफ्टवेयर के ऊपर एक प्रोडक्टिविटी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर लगाया है। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, आप सेफ्टी या मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये इसने एम्प्लॉयज की परमिशन के बगैर लगाया है। तो एक तो उनकी जो प्राइवेसी है आप उसके अंदर पीक कर रहे हैं और उनसे इजाजत भी नहीं ली है। दूसरी चीज कि आप जब ये बात एम्प्लॉयज को पता लगेगी तो एम्प्लॉयज क्या समझेंगे कि भाई हमारे फाइनेंस डायरेक्टर हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो एक एथिकल इशू यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो ये भी एक गलत काम इन्होंने किया है और ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसको लिखेंगे कि भाई पहली तो चीज ये है कि आपने विदाउट परमिशन किया है तो आप प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हैं, प्लस ये एक व्यू क्रिएट करेगा, पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करेगा कि फाइनेंस डायरेक्टर ट्रस्ट नहीं करते एम्प्लॉयज के ऊपर, ठीक है। तो ये था एथिक्स वाला पार्ट जो कि हमने रीड किया। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम किस तरह ड्राफ्टिंग करनी है, इसके हम ड्राफ्टिंग भी करते हैं। अच्छा देखिए, अब जो हम आंसर की ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे तो पहले तो सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग का एक फॉर्मेट अपना बना लेते हैं कि जिस फॉर्मेट से हमारे मोर और लेस जितने भी एथिक्स के क्वेश्चन होंगे या जितने भी एथिक्स के सिनेरियोज होंगे हम उससे डील कर पाएंगे। तो उसका किस तरह से तरीका होगा, सबसे पहले आप जो है वो क्या करेंगे कि मैं एक फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ, वो फॉर्मेट आपने फॉलो करना है। तो हमारा जो टेक्निक होगी वो ये होगी कि सबसे पहले नंबर 1 हम मेंशन करेंगे कि सिनेरियो में इशू क्या है, यानी कि एथिकल इशू, ऐसी क्या चीज है जो हमें लगता है कि वो इज अनएथिकल, वो मेंशन करेंगे, और उस चीज की वजह से कौन सा थ्रेट अराइज हो रहा है वो बताएंगे। देन उस थ्रेट की वजह से कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल हिट कर रहा है। थर्ड हम ये बताएंगे कि अगर तो कोई कोर्स ऑफ एक्शन हम सजेस्ट करना चाहें या रिक्वायरमेंट में है तो हम वो बताएंगे कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, या जिसको हम कहें कि राइट वे, करेक्टिव मेजर, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इन 4 चीजों के ऊपर फॉलो करेंगे, ठीक है, तो ये 4 चीजें फॉलो करके हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन 4 चीजों की वजह से हमारा आंसर बेसिकली कंप्लीट होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, ठीक है, और दूसरा यह है कि एक प्रोफेशनल वे में आएगा। तो इसकी वजह से हाई चांसेस कि हम जो 2 प्रोफेशनल मार्क्स हैं वो भी स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो हमें अक्सर एक इशू आता है कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट किस तरह करें, तो स्टार्ट करने में हमें ये जो 4 पॉइंट्स है ये हमेशा हेल्प करेंगे। और अभी हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होंगे मैं इसकी एक ड्राफ्टिंग भी आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने स्टार्ट लेना है, तो उसमें आपको पता लगेगा कि कितने आसानी से हम इस एरिया के मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जब हमने अभी क्वेश्चन को रीड किया तो हमने देखा कि बहुत आसानी से हमें एथिकल इश्यूज भी मिल गए, हमने उनके थ्रेट्स भी देख लिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी देख लिए। अब जो बात रह गई है वो है कि हमने उसको लिखना है। तो आए देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम एक एक पैराग्राफ बनाएंगे, हर इशू को उस पैराग्राफ में एड्रेस करेंगे यूजिंग दीज 4 बुलेट्स टेक्निक, और फिर दूसरा इशू नेक्स्ट पैराग्राफ यूजिंग अगेन दीज 4 बुलेट टेक्निक्स। सबसे पहला इशू हमने यहाँ पर देखा था कि भाई जो है ना वो फाइनेंस डायरेक्टर परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो और उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है 6 महीने का है। तो यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है कि उसकी जो है वो जॉब जा सकती है, किसी भी टाइम उसकी जॉब
जो है वो खत्म हो सकती है और देन उसको वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे, जो कि यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। तो हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि हम पहली बात लिखेंगे, नंबर 1 हमारा जो इशू है, हम कहेंगे कि फाइनेंस डायरेक्टर इज नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय। फर्दर जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो भी नेक्स्ट मंथ रिन्यू होना है, यानी ड्यू फॉर रिन्यूअल, यानी एक्सपायर होगा और अब कंपनी पे डिपेंड करता है कि उसको रिन्यू करें या ना करें। तो हम ये बात भी लिखेंगे, एंड हिज कॉन्ट्रैक्ट इज, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा है कि फाइनेंस डायरेक्टर परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ड्यू फॉर रिन्यूअल है नेक्स्ट मंथ में। दिस क्रिएट्स, कौन सा प्रेशर आता है इसके ऊपर, उसके ऊपर आएगा सेकेंड पॉइंट नहीं, हम यहाँ पर इसको इस तरह, दिस माइट क्रिएट। देखिए हमने हमेशा इस तरह के वर्ड यूज करने हैं कि जिसमें हम कॉन्क्रीट आंसर नहीं देंगे, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह देना है कि ये थ्रेट होगा या ये काम करना चाहिए या ऐसा होगा। हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिल्कुल रिजिड बात नहीं करनी, हमने मे, माइट, शुड के वर्ड यूज करने हैं, शैल के वर्ड नहीं यूज करने हैं। तो माइट क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ठीक है। और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू कौन से प्रिंसिपल को, टू दी ऑब्जेक्टिविटी फाइनेंस डायरेक्टर, ठीक है। एडिशनली साथ में क्या कहा गया यहाँ पर, उसको और एक बात कही गई है कि भाई आप अगर अपनी फी रिड्यूस कर लेते हैं तो हम आपका कॉन्ट्रैक्ट लाइकली है कि हम रिन्यू कर देंगे। तो एक और यहाँ पर थ्रेड आ रहा है, इसमें हम लिखेंगे एडिशनली फाइनेंस डायरेक्टर इज आस्क्ड टू रिड्यूस हिज fee by 50%, due to which and doing so his contract will be। तो क्या क्या है फिर से देखिए, मैंने अभी सिर्फ सिनेरियो से लिंक किया है, अभी मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा थ्रेट है या कौन सा प्रिंसिपल हिट हुआ है, मैंने सिर्फ यहाँ पर सिनेरियो से लिंक किया है। मैंने कहा कि भाई फाइनेंस डायरेक्टर को एक और बात कही गई है कि आप अपनी फी को 50% से रिड्यूस करें, ठीक है, और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर हाई चांसेस है कि हम आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर देंगे। तो ये बेसिकली उसको एक इंटिमिडेशन थ्रेट दिया जा रहा है, दिस विल क्रिएट, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर एक इंटिमिडेशन थ्रेट आएगा कि उसने अब इस ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, 50% अपनी रिड्यूस फी करनी पड़ेगी वरना उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जाएगा। अच्छा, और साथ में देखें अगली बात क्या कह रहा है कि इसकी वजह से अब जो है वो फाइनेंस डायरेक्टर, हमने देखें कि मैं देखता जा रहा हूँ, ये हमने एड्रेस कर लिया, ये वाली बात रहती है, इसको हमने देखना है, इंटिमिडेशन थ्रेट हमने एड्रेस कर दिया। साथ में कह रहे हैं कि भाई अब फैमिलियरिटी थ्रेट को भी देख लेते हैं। फैमिलियरिटी थ्रेट की क्या बात है कि चूंकि फाइनेंस डायरेक्टर जो है वो सीईओ का दोस्त है, तो अब यहाँ पर एक फैमिलियरिटी थ्रेट आता है और यही फैमिलियरिटी थ्रेट जो है वो बेसिकली उसने यूज करते करते एक इंटिमिडेशन थ्रेट भी दे दिया है। यहीं से हम उसको अगर चाहें तो अगला पॉइंट लिंक कर सकते हैं, हम ये कहेंगे फर्दर देखें अगला हमने क्या लिखा है, अगला हमने लिखा है फाइनेंस डायरेक्टर माइट बी सब्जेक्ट टू फैमिलियरिटी थ्रेट, might be subject to familiarity threat due to the personal, आगे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि फ्रेंडशिप है चूंकि रिलेशनशिप विद सीईओ एंड दिस might affect the ethical principle of objectivity, ठीक है, यानी कि वो उसको प्रेशराइज कर सकती है, उसको अपना फैमिलियरिटी की वजह से कोई भी काम कह सकती है कि वो जो अनएथिकल हो वो भी करने पे मजबूर कर सकती है, जो कि यहाँ पर उसने इस तरह से किया है क्योंकि बेसिकली ये अनएथिकल वे ही है कि आप किसी को फी रिड्यूस करने का कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो है ना, हो चुके उसको पता है कि वो उसका दोस्त है तो वो उसको एक फैमिलियरिटी को यूज करके एक थ्रेट कर रही है कि आप अपनी फी को रिड्यूस कर लें। अच्छा, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट कहता है कि हमने ये वाला भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, अब इसके बाद कह रहा है कि फाइनेंस डायरेक्टर इज अपसेट बाय द फी रिक्वेस्ट एज नो अदर डायरेक्टर हैज टेकन अ कट इन देयर सैलरी, ही इज करंटली अंडरगोइंग। अब देखें यहाँ पर फाइनेंस डायरेक्टर एक गलती कर रहा है, फाइनेंस डायरेक्टर कह रहा है कि मैं गोइंग कंसर्न रिव्यू को कंप्लीट नहीं करूंगा या लेट करूंगा जब तक मैं अपना डिसीजन नहीं लेता कि मैंने कंपनी में रुकना है या नहीं रुकना। तो बेसिकली यहाँ पर तो देखें
मैंने इस पॉइंट को, जो हमारा सिनेरियो गिवन था उससे उस पॉइंट को यहाँ पर अपने पास लिखा है। ठीक है, आपने जरूरी है कि आपका जो भी पॉइंट आप लिख रहे हैं वो सिनेरियो से लिंक्ड हो और एग्जामिनर को आप ये समझा पाए कि अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो वो आप क्यों कह रहे हैं, सिनेरियो में ऐसी क्या बात थी कि जिसको आपने पिक करके आपने सोचा कि यहाँ पर ये इशू है। तो आप यहाँ बताएंगे, देखिए मैंने लिखा है द एफडी स्टांस ऑफ नॉट कंप्लीटिंग द गोइंग कंसर्न रिव्यू अंटिल ही डिसाइड्स हिज पोजीशन इन द कंपनी इज अनएथिकल। ठीक है, अनएथिकल क्यों है ये भी बताएं। अनएथिकल इस वजह से है बिकॉज ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे बताया कि हम ये कह रहे हैं कि फाइनेंस डायरेक्टर ने जो नहीं बताने का, जो काम पूरा नहीं करने का फैसला किया है कि वो अनएथिकल है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, अगर कोई भी इशू है तो वो इन्फॉर्म करे बोर्ड को। ठीक है, कोई भी इशू हो, ताकि वो उसको रिव्यू कर सके और उसके लिए उसको रिजॉल्व कर सके, कोई स्टेप अगर लेना हो तो वो ले सके। ठीक है, अब ऐसा ना करके उसने कौन से जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको हिट किया है, वो बेसिकली अपनी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। उसका फर्ज था कि वो जो बात है वो ऑनेस्टली बताए आगे, लेकिन वो उस बात को डिले कर रहा है, छुपा रहा है। सो ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको भी लिख दिया। सो बाय डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ द रिव्यू फाइनेंस डायरेक्टर इज कॉम्प्रोमाइजिंग हिज इंटेग्रिटी। ठीक है, तो जो हमने बुलेट सीखे थे हम उसी तरह से चल रहे हैं। यहाँ पर चूंकि कोई थ्रेट वाली बात नहीं है, एक एक्ट वो कर चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पर थ्रेड को स्किप करके हमने पहले बताया कि इशू क्या है, यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक इशू बताया, इशू क्यों है वो एक्सप्लेन किया। देन फिर हमने बताया कि उस इशू की वजह से कौन सा हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल हिट हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने ये कहा था कि देखें और साथ में प्रोफेशनल ड्यू केयर, तो वो भी लिख देते हम, हमारा प्रोफेशनल ड्यू केयर का प्रिंसिपल भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सा इशू था। नेक्स्ट हमारे पास इशू था एडवोकेसी थ्रेट, जिस पर हमने कहा था कि चूंकि ये जो सबमिशन होने वाला है वो गवर्नमेंट को हो रहा है और थर्ड पार्टी के सामने हम प्रेजेंट कर रहे होंगे उस रिपोर्ट को, यानी फाइनेंस डायरेक्टर की जो रिपोर्ट होगी वो थर्ड पार्टी के सामने जाएगी। तो बेसिकली फाइनेंस डायरेक्टर एक तो कंपनी का एम्प्लॉय भी है, यानी कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में भी उसको सोचना है। दूसरा, चूंकि वो थर्ड पार्टी के सामने प्रेजेंट कर रहा है तो देयर इज अ चांस कि वो कंपनी की साइड ले, कंपनी को अच्छा करके प्रेजेंट करे और कंपनी की बहुत ज्यादा एडवोकेसी करे, और इसके थ्रू हो सकता है कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी और इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो हम यही बात लिखेंगे। सबसे पहले हमारा जो रूल है, हम बताएंगे कि इशू क्या है। तो हम बताते हैं इशू क्या है। इशू ये है, फाइनेंस डायरेक्टर ठीक है, देखें क्या लिखा हमने सबसे पहले इशू बताया। हमने कहा द फाइनेंस डायरेक्टर बीइंग द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड हिज रिव्यू एंड फाइंडिंग विल बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑडिटर, दोज आर थर्ड पार्टी। ठीक है, यहाँ तक हमने इशू बयान किया। इशू के बाद हमने कहा देयरफॉर देयर इज एन एडवोकेसी थ्रेट, यानी कि थ्रेट है कि वो कंपनी की एडवोकेसी करे और इतनी कर जाए कि वो जो है वो ऑब्जेक्टिविटी और इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ लिखा था कि देखें अगला था हमारा सेल्फ इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी थ्रेट। अब यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिविटी किस तरह से, वो हम तो एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो डायरेक्ट हम इसकी ड्राफ्टिंग पे आते हैं। ठीक है, देखिए मैंने किस तरह ड्राफ्ट किया इसको, आए समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने अगेन बताया कि क्या इशू है हमारे पास। तो हमने कहा कि यहाँ तक इशू है हमारा कि द फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर इन द ऑडिटर रिपोर्ट आर टू बी बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द फाइनेंस डायरेक्टर, यानी कि जो भी दोनों चीजें हैं, गवर्नमेंट की जो फंडिंग है और ऑडिटर का ओपिनियन, ये बेस करता है कि फाइनेंस डायरेक्टर की जो फाइंडिंग्स होंगी वो क्या होती है। अगर तो फाइनेंस डायरेक्टर की फाइंडिंग्स ये कहती है कि कंपनी गोइंग कंसर्न है तो फंडिंग भी मिलेगी, क्लीन ओपिनियन भी आएगा। लेकिन अगर वो कहता है कि कंपनी जो है वो गोइंग कंसर्न नहीं है, जो कि हकीकत में है, हमने पढ़ा है, तो फिर क्या होगा कि गवर्नमेंट से फंडिंग भी नहीं मिलेगी, ओपिनियन भी क्वालिफाइड हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर दिस माइट क्रिएट एन प्रेशर ऑन हिम ड्यू टू सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट है उसका कि उसको कंपनी की लिए फंडिंग भी चाहिए और उसको कंपनी के क्लीन ओपिनियन भी चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा कि वो
अब क्या करे, क्या वो, क्योंकि इस सिचुएशन में ही क्या होता है कि जो इंसान है वो ये सोचता है कि कहीं मैं कोई अच्छी अजम्पशन ले लूं, कोई एक थोड़ी सी सिंपैथेटिक या फिर मैं लीनियंट अजम्पशन लेकर कंपनी को गोइंग कंसर्न दिखा दूं तो कंपनी का फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके ऊपर एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ रहा है विच विल इफेक्ट हिज प्रोफेशनल जजमेंट, जो कि उसको कहती है कि जिस तरह की चीजें हैं उसके ऊपर एक न्यूट्रल और प्रोफेशनल जजमेंट दी जाए और बिल्कुल रीजनेबल अजम्पशंस ली जाए। तो ये बेसिकली उसकी ऑब्जेक्टिविटी है ताकि वो इंडिपेंडेंट हो, वो इस चीज को इग्नोर करेगा, गवर्नमेंट की फंडिंग और ओपिनियन इसके ऊपर बेस है, इस चीज को इग्नोर करके वो एक अनबायस्ड गोइंग कंसर्न असेसमेंट करे और अपनी फाइंडिंग्स की रिपोर्ट पेश करे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टिंग इन इनएडिक्वेट रिव्यू, हो सकता है कि वो एक इनएडिक्वेट रिव्यू कर दे, और क्यों, ताकि उसको जो है वो फंडिंग भी मिल जाए कंपनी को और क्लीन ओपिनियन भी मिल जाए। सही है, तो ये बात हमें समझ आई, हमने वही स्टेप अप्लाई किया, हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक हमने अपना इशू बताया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बताया कि इशू की वजह से कौन सा थ्रेट क्रिएट हो रहा है, कौन से प्रिंसिपल को हिट कर रहा है और उससे जो है वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो देखिए हमारे जितने भी आंसर बन रहे हैं ना उसमें ये 4 स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। दूसरा, मेरी हर बात सिनेरियो से लिंक्ड है। एग्जामिनर अपने एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर ही यही बात कहता है कि जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं ना वो उनकी आंसर्स लिंक नहीं होते हैं, एक जनरल आंसर आ रहे होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके सारे आंसर सिनेरियो के साथ लिंक्ड हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या था। नेक्स्ट हमारे पास ये था कि जो आपने रिमोटली स्टाफ को काम करने की इजाजत दी है तो फिर आपको उससे पहले ही उसके ऊपर मेजर्स और कंट्रोल लगाने चाहिए थे, नहीं लगाया है तो बेसिकली ये आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर आपने ब्रीच किया है। यहाँ पर आपको पहले से ही चीजों को आइडेंटिफाई करके उनकी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये काम करना चाहिए। तो हम फौरन से लिख लेते हैं, ये भी एक छोटा सा पॉइंट होगा। हमने कितने 5 पॉइंट लिख लिए हैं, 6 पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम रीड करते हैं। The possibility of the data theft should have been identified at the inception while shifting to the remote working environment। यानी आपको पहले ही देख लेना चाहिए था कि भाई डाटा थेफ्ट का पॉसिबिलिटी थ्रेट है। ठीक है, और तो इस केस में कंपनी लैक करती है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के प्रिंसिपल को while opting for the remote working environment, और जो है ना वो adequate measures and control should have been placed at the time at the inception। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो फाइनेंस डायरेक्टर है उसने ये कहा है कि अब आपने क्या करना है कि आपने प्रोडक्टिविटी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा रहे हैं। वो जो प्रोडक्टिविटी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा रहे हैं वो विदाउट दी परमिशन करवाया। तो विदाउट दी परमिशन जो कराया ये एक बड़ा अनएथिकल काम है कि आप किसी की प्राइवेसी में पीक कर रहे हैं। आप परमिशन लें, और बिल्कुल कोई गलत काम नहीं है। कंपनी अगर अपने सिस्टम प्रोवाइड कर रही है एम्प्लॉइज को तो उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर उन्होंने इंस्टॉल किया है कि जिससे वो ये मॉनिटर कर सकते हैं कि एम्प्लॉय क्या काम कर रहे हैं, अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, ऑफिस आवर्स में उनको ऑफिस का ही काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें गलत कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये चीज इंप्लीमेंट की है वो गलत है। तो हम ये लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, फर्दर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोडक्टिविटी मॉनिटरिंग सिस्टम विदाउट द परमिशन ऑफ द एम्प्लॉइज is breach of their privacy and also shows the lack of trust on them in terms of transparency। यानी अगर कंपनी कोई भी पॉलिसीज या कोई भी कंट्रोल्स मेजर्स लगा रही है एम्प्लॉइज के ऊपर तो एटलीस्ट उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। therefore this is unethical। नेक्स्ट और लास्ट अगर हम देखें तो लास्ट हमने यहाँ लिखा था इंटेग्रिटी। ये देखें इस तरह से जब हम मार्क करते हैं तो या तो आपने पेपर में, क्योंकि आपके पास पेपर में हाईलाइटिंग ऑप्शन होगा, तो आपने चीजों को इस तरह से हाईलाइट करना है ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन कौन से एथिकल पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई किए थे कि जहाँ पर इश्यूज थे, ताकि हमने देखें एक बार पूरे सिनेरियो को अच्छे से रीड करना है, देन फिर हम सिनेरियो को बार बार अगेन रीड इस तरह से नहीं कर रहे होंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए रीड करेंगे कि हम वहां से चीज को उठा सकें, उसको कनेक्ट करके एक अच्छा आंसर ड्राफ्ट कर सकें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इंटेग्रिटी लिखा था और मुझे देखकर ही पता लग गया कि भाई यहाँ पर एक बात ये थी कि फाइनेंस डायरेक्टर ने कहा चूंकि मेरी फी आप लोग इतनी कम कर रहे हैं
तो अब मुझे कोई जो है ना वो इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इन चीज़ों को सही करूं या फिर मैं इस चीज़ को बोर्ड को इन्फॉर्म करूं। अगेन ये उसके पार्ट में एक अनएथिकल चीज़ है कि जो उसे नहीं करनी चाहिए। जब तक कि वो एम्प्लॉय है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में सोचे और जो भी इशू है वो डायरेक्टर्स को एज सुन एज पॉसिबल बताए और ताकि वो उसको रिजॉल्व कर सके। लिख लेते हैं इसको। ठीक है, देखें हमने अगेन इसको किस तरह से ड्राफ्ट किया, उसको पूरा लिंक करके सिनेरियो के साथ बताया कि जो फाइनेंस डायरेक्टर का डिसीजन है कि वो बोर्ड को इन्फॉर्म नहीं करेगा अबाउट द डेटा थेफ्ट इशू ऑन द ग्राउंड्स, किस बात पे, दैट ही डज नॉट हैव एनी इंसेंटिव इज इनएथिकल। ये जो इसका डिसीजन है ये अनएथिकल है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि भाई मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे कोई इंसेंटिव नहीं है। ठीक है, ये अनएथिकल है और इसकी वजह से उसके प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी पे हिट आएगी यानी इफेक्ट आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका ये फर्ज है कि वो जो बात है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर इंटेग्रिटी के साथ बता दे। ठीक है, एंड इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इन्फॉर्म द बोर्ड एज सून अबाउट द इशू एज सून एज पॉसिबल, ताकि वो उसको रिजॉल्व कर सके। तो ये था हमारा एथिक्स वाला एरिया जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया और उसकी ड्राफ्टिंग भी किस तरह करनी चाहिए। बेसिकली जो हमारा ये हमने एक जो फॉर्मेट बनाया, अगर इस फॉर्मेट को हम फॉलो कर रहे होंगे तो हमारे पास जिस तरह का भी एथिकल सिनेरियो होगा हम उससे डील कर पाएंगे, उसको हम ड्राफ्ट भी अच्छे से कर पाएंगे कि हम एथिकल इशू को पहले टारगेट करेंगे, उसको सिनेरियो से कनेक्ट करके फिर आगे हम बात करेंगे कि क्या थ्रेट है या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल को वो हिट कर रहा है। देन फिर हम कोर्स ऑफ एक्शन बता देंगे कि वो कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना चाहिए अगर आ जाएगा तो, या फिर हम ये बताएंगे कि उसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे कंपनी के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो ये हमारा एथिक्स का पार्ट था। आई होप कि मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाया हूँ और ये सवाल को अच्छे से आपको समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच।